उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेहनत करते रहिए, जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। बात समझ में आ रही है? जितनी अच्छी आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको सफलता मिलेगी, उतना जल्दी आपको लक्ष्य आपका हासिल होगा। मेरी प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और ये वीडियो सभी के लिए लाभदायक है। ये बहुत सारी क्वेश्चनों को छाँट करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आप सबके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद से कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, या कहिए ये भी आ सकता है, या इस तरह से भी आ सकता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जो पे नहीं कर सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट लोग देखना कम पसंद करते हैं मेरे लिहाज से। तो इस वीडियो को, इस चैनल को सपोर्ट करें। आप यकीन मानिए ये चैनल आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। जो प्रस्ताव है वो पारित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संबंधी जो प्रस्ताव है वो दोस्तों पेश किया जाता है आपके राज्यसभा में। पेश किया जाता है राज्यसभा में। तो आपका बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, या मंत्रिपरिषद। तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता होती है उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राज्यसभा। आपका हो जाएगा राज्यसभा। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 108, या फिर अनुच्छेद 109। तो संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक सदनों के द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के सामने आता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यानी राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या नहीं देता है, या रोक लेता है। तो यह आपके अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आता है। क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 111। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो क्रमांक था, यानी जो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो 10वां, 11वां, 13वां, या 12वां। तो जो उपराष्ट्रपति का मोहम्मद अंसारी का जो क्रम था वो था दोस्तों 13वां। तो आपका सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य होते हैं राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनका जो मुख्य है वो क्या होते हैं आपके? बताइए। जो मुख्य होते हैं ये होते हैं आपके केंद्र सरकार के। तो आपका बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो कैबिनेट में जो सम्मिलित होते हैं उसमें होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो ये सभी मंत्री मिलकर मंत्रिपरिषद की क्या करते हैं? रचना करते हैं। जबकि सभी विभागों के लिए एक वरिष्ठ मंत्री मिलकर कैबिनेट की रचना करता है। तो कैबिनेट में जो सम्मिलित होते हैं उसमें केवल होगा कैबिनेट मंत्री। क्या होगा? केवल कैबिनेट मंत्री। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट के तात्पर्य होता है, यानी कैबिनेट का जो तात्पर्य या अर्थ होता है
शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिव के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्री गण। तो कैबिनेट का जो तात्पर्य होता है वो होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर मंत्रिमंडल के हम उल्लेख की बात करें तो ये 352 में आता है। और समझ में आ रही है? कैबिनेट कह लीजिए, मंत्रिमंडल, इसका जो उल्लेख किया गया है वो किसमें किया गया? अनुच्छेद 352 में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नौकरशाही? तो संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो होती है प्रधानमंत्री के पास। क्या होती है? किसके पास होती है? तो ये होती है आपके प्रधानमंत्री के पास। तो आपका बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं यानी बोल सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन के सदस्य बनना पड़ता है। तो भारतीय संविधान के प्रधानों की अगर हम बात करते हैं कि संसद के उच्च सदन के जो सदस्य हैं, ठीक है, तो वे क्या होंगे? आपके अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं डाल सकेंगे। बाकी वे निम्न सदन के बजट पर नहीं बोल सकेंगे, ये भी बात सही है। वे केवल उच्च सदन के वक्तव्य दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यही आपका क्या है? सही हो जाएगा। नहीं, ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर। देखिए, निम्न सदन के बजट पर भी बोल सकेंगे, उच्च सदन के वक्तव्य भी वो दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कि मतलब उच्च सदन में क्या वो वक्तव्य नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न संसद होना ये जरूरी। ठीक है, बताइए क्या ये जरूरी है? तो देखिए, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहाँ बोल सकता है। बात समझ आ रही है? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य जो होता है वो किसी भी सदन में का सदस्य है तो वहाँ वो बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ वह बोल तो सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर जिसमें का सदन नहीं है वो उसमें वोट नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रस्ताव प्रधानों में से कौन सा प्रधानमंत्री परिषद की नियुक्ति या पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनकी पदच्युति को जो विवेचित करता है वे करता है आपका अनुच्छेद 75। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 75 करता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम वर्ष निर्धारित की गई है वे की गई है 25 वर्ष। तो आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, या 44वें संशोधन के द्वारा हुआ था, या फिर 50वें संशोधन के द्वारा हुआ था? तो प्रधानमंत्री का जो सृजन हुआ था वो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। ठीक है, बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उप प्रधानमंत्री का कोई पद का सृजन उसमें है ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। भारत भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कथन क्या है? पंजाब से लोकसभा के सदस्य थे, पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं, राजस्थान के राज्यसभा के सदस्य हैं, या असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। तो अगर हम प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं कि वो कहाँ के सदस्य हैं तो वे असम राज्यसभा के सदस्य हैं, असम राज्य से। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है,
लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या हो जाएगा? 75(1) के तहत किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 का 1 या फिर अनुच्छेद 76। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त करने की बात की गई है वे की गई है 75(1) के अंतर्गत। तो आपका सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 1 वर्ष, 3 महीने, 6 महीने या 1 महीने। तो जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है वे केंद्रीय मंत्री रह सकता है 1 वर्ष तक। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, स्पीकर के प्रति या संसद के प्रति। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वे संसद के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 75(1), 75(3), अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 77? बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आपका है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो जो उत्तरदायी होते हैं वे समझ में आ रही है? तो किसे अनुच्छेद उत्तरदायी होते हैं बताइए? अनुच्छेद 75(1) का होगा कि अनुच्छेद 75(3) का होगा? बताइए फटाफट से कमेंट करें, तब तो मैं ही बता देता हूँ। बताइए। तो ये जो लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी होता है वो अनुच्छेद 75(3) के तहत होता है। तो आपका बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 30, 40, 50 या 60? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो जो संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50। तो आपका सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाभ का पद परिभाषित हुआ था संविधान के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद के द्वारा? तो जो लाभ का पद परिभाषित हुआ था वो हुआ था आपके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आपका बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री उत्तरदायी होते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? बताइए। तो जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो उत्तरदायी होते हैं वे अनुच्छेद 75(3) के तहत उत्तरदायी होते हैं। तो बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? तो जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो आपका बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चरण सिंह? तो भारत के जो प्रधानमंत्री जो देश के बाहर जिनकी मृत्यु हुई थी वे हुई थी लाल बहादुर शास्त्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। और लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1966 में। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर और नरसिंह राव? तो जो चौधरी चरण सिंह थे, ठीक है, किसी राज्य के नहीं रहे। तो चौधरी चरण सिंह तो भैया ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि क्या कह सकते हैं कि मतलब डायरेक्ट वो प्रधानमंत्री ही थे। तो चंद्रशेखर भी यही थे, मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, जो चंद्रशेखर थे आपके वो क्या थे? मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो यानी सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्या थे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, नरसिंह, ये प्रधानमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री के बनने से पहले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, लेकिन चंद्रशेखर जो थे वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे लेकिन वो
मुख्यमंत्री नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह। तो अभी अभी मैंने बताया कि जो चौधरी चरण सिंह थे वे संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। कब? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। तो संविधान में मंत्रिमंडल के शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो अनुच्छेद 352 में हुआ है। अनुच्छेद 352 में हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं? पूर्व मुख्य वित्त मंत्री थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, या भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो जो मनमोहन सिंह थे वो भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे। ये भी बात आपकी सही है। बात समझ में आ रही है? जो मनमोहन सिंह थे वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आपका ये भी सही है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू हो रहा है कल से। चलिए शुरू करते हैं। तो मनमोहन सिंह जो थे वो आपके भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि के रूप में भी रह चुके हैं, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, तो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। कारण है वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। तो अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायी का निर्वहन का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये एक राजनीतिक निर्णय है। तो ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, कि ये सही है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। तो आपका कारण भी सही है। लेकिन किसी व्यक्ति को कहना राजनीतिक निर्णय है क्योंकि वह उसे प्रधानमंत्री कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ए और आर सही तो हैं, पर आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? तो आपका बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था शानदार टॉपिक, शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से लाइक और शेयर कर दें। मैं फिर कह रहा हूँ ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी और आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सब में ये पूछे जाते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।